नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने आपके गद्य भाग से जो चौथा पाठ है, एक कहानी है हवी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ, इस पाठ को प्रारंभ किया था। लेखिका का परिचय हो गया, पाठ का आशय भी हो गया और पहला पैराग्राफ हमने समाप्त कर दिया, जिसमें मन्नू भंडारी अपने पिता के स्वभावों के बारे में बता रही और माता का स्वभाव भी बताया। यहाँ पे माता अनपढ़ है, फिर भी सबकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और पिता के आदेश के लिए, आज्ञा के लिए अपने एक तरह से कार्य निछावर कर दिया, संपूर्ण दिन को निछावर कर दिया है। और पिता कैसे थे, इसके पहले जब वो अजमेर में इंदौर में थे, अजमेर से पहले इंदौर में थे, वहां पे किस तरह से थे, कांग्रेस के एक सह कर्मचारी बनकर समाज सुधार के कार्य में लगे रहे और कुछ शिक्षा के उपदेश देने के साथ साथ 10-20 बच्चों को लेकर अपने घर में रखकर पढ़ाना और उनको उच्च पद तक पहुंचाना। और केवल उनका स्वभाव ही नहीं, उनका दरियादिली स्वभाव ही था, कोमल और संवेदनशील व्यक्ति एक इनके पिता थे। ये सब कुछ बताते हुए आगे बढ़कर मन्नू भंडारी जी कहते हैं, पर यह सब मैंने केवल सुना था, मैंने देखा नहीं है, ये सब सुना है। किनसे सुना है आप बताए नहीं, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को धोते पिता, क्योंकि ये सारे गुण जो बताए जा रहे हैं ऊपर की तरफ है, ये सब कुछ मिट गए हैं, भग्न हो गए, मतलब है मिट गए हैं। अब इन गुणों को दूर करते हुए पिता को देख रही है, दूर करते हुए रहने वाले पिता को देख रही है मन्नू भंडारी। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। एक ऐसी आर्थिक संकट आ गया उनके ऊपर जिसकी वजह से उनका सारा धन जो भी था, श्रीमंत जो भी थे, वो सब कुछ मिट गया और वहां से इंदौर से अजमेर उनको आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश है, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मीनिंग देना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा शब्दकोश नहीं है जिसमें अल्फाबेटिकली है, यहाँ पे विषयवार शब्दकोश है। इस शब्दकोश को बनाने में ही जो अधूरे छोड़े था काम है, उसी को बनाने में जुट गए अपने अकेले के बलबूते पर। आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का एक पहला और अकेला शब्दकोश था। ये जो शब्दकोश है, ये अकेला शब्दकोश यानी कि पहला शब्दकोश था, ऐसा शब्दकोश किसी ने नहीं बनाया था। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, सम्मान भी मिला, प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन अर्थ यानी कि आर्थिक धन सहायता नहीं मिली। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, शायद यहाँ पे मैं मन्नू भंडारी के बहनों और भाइयों के बारे में बात करूंगा, तो इतने सारे लोगों की हालत सुधारना, उनके शिक्षा का व्यवस्था करना, सभी कुछ आर्थिक परिस्थिति के झंझट में पड़ने वाले व्यक्ति जब अपने किए हुए काम से कोई प्रोत्साहन धन ना मिला, तो और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है। और यहाँ पे सभी कुछ आदर्श गुण जो उनके अंदर थे, सकारात्मक गुण जो थे, वो सब कुछ हट गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विषमताओं का भागीदार बनाए। क्या पे देखिए,
उनके अंदर आदर्शों की एक तरह से लुप्त होती जा रही थी और आर्थिक परिस्थिति की गिरावट के कारण उन्होंने अपने आप को ही उसका जिम्मेदार समझा और कभी भी ये प्रयत्न नहीं किया कि अपने बच्चों को भी इसका भागीदार बनाए। कई सारे ऐसे माता पिता हैं, जब भी कोई संकट आ पड़ता है बच्चों की सहायता मांग लेते हैं या बच्चों के द्वारा कार्य करवाकर अपने आर्थिक परिस्थितियों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मन्नू भंडारी के पिता ने कभी ऐसा नहीं किया। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती तरतराती रहती है। देखिए पहले वो कैसे थे, नवाबी ठाट पाट में रहने वाले एक व्यक्ति की तरह। मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में मधुआ कहानी सुनाते समय और बड़े घर की बेटी कहानी सुनाते समय ठाकुरों और नवाबों की एक रहन सहन के बारे में बताया कि किस तरह से वो आराम की जिंदगी पसंद करते हैं, सदैव हुक्का पानी पसंद करते रहते हैं और सदैव एक तरह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। तो ऐसे ठाट बाट में रहने वाले व्यक्ति एकदम से आर्थिक परिस्थिति गिरने के बाद सड़क कर यानी कि चलना मतलब है हिसाब किताब रखते हुए धीरे धीरे अपने पैसों को व्यय करते हुए चलना एक तरह से क्रोध दिला देता है। अब समझ लीजिए मैं एक आलिशान श्रीमंत व्यक्ति के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे जेब में अक्सर पैसों की कोई कमी नहीं रहती, अक्सर मैं कहीं ना कहीं 100 की जगह 200 खर्च कर दूं, 500 खर्च कर दूं। तो ऐसे जीवन में पलने वाला व्यक्ति एकदम से ऐसे गिर जाए कि उसकी जेब में 100 रुपया है लेकिन वो 100 रुपये खर्च करने के लिए भी आगे पीछे कर रहा है। वो सोच रहा है कि 100 में से कितने खर्च करूं, 10 करूं या 20 करूं, और 10 करूंगा तो 90 रुपीज बच जाएंगे, 20 करूंगा 80 रुपए बच जाएंगे, नहीं करूंगा तो 100 के 100 बच जाएंगे। ऐसे सोचते हुए चलने से वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पहले तो वो 500 600 ऐसे ही उड़ा देता था, लेकिन अब 10-20 रुपए भी देने से कतरा रहा है। तो ऐसे में उसका गुस्सा सदैव उसकी पत्नी और मन्नू भंडारी की मां पर ही उतरता था और वो अक्सर पिता की यानी कि उसके पति के कोप से थरथराती कांपती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते थे। देखिए विश्वासघात, अपनों के जरिए से मिलने वाला विश्वासघात जो पिता को मिला था, वो पिता जिसने कभी किसी पर संदेह नहीं किया, आंख मूंद कर वो सबके साथ सबको मदद करते थे, आज वो ही पिता क्या कर रहे हैं, सबको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उनको मिला हुआ विश्वासघात, अपनों से मिला हुआ विश्वासघात, जिसकी वजह से जो पिता आंख मूंद कर सब पर विश्वास करते थे, दूसरे लोगों पर विश्वास करते थे, आज अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते, उनके ही बच्चों पर संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और मन्नू भंडारी भी उस संदेह के घेरे में आती रही है। तो वही बात मन्नू भंडारी यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टैंजा खत्म होता है, दूसरा पैराग्राफ खत्म होता है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया अजमेर की गलियों के बारे में, अपने घर के बारे में और पिता की हालत के बारे में, और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया इंदौर से अजमेर आने की और अजमेर में आने के बाद पिता की कैसी हालत हो गई और कैसे बदल गए। तो आगे और एक पैराग्राफ मैं लेना चाहता था लेकिन बहुत बड़ा है, उसको ले नहीं पाऊंगा, कम से कम और एक 8-10 मिनट हो जाएंगे, तो समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो भी अब तक के सिलेबस हुए हैं, काफ़ी सिलेबस हो चुका है, 70% सिलेबस कवर कर दिया मैंने, शायद सिर्फ 30% सिलेबस बचा हुआ है। अब तक किसी ने भी
वर्कबुक आकर दिखाया नहीं है। कुछ लोग फोन पर ही मैसेज के द्वारा पूछ रहे हैं कब आए कब आए। मैंने डेट आपको नहीं दिया है, आप कभी भी आकर दिखा सकते हैं, डेट की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचकर बैठे कि हम लोग डेट देंगे उसके बाद आएंगे, बहुत देर हो जाएगी, सबका मिलाकर एक डेट बनाने में बहुत देरी हो जाएगी और बाद में हमें चेक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारे दिए हुए डेट का इंतजार मत कीजिए। जब भी आपको समय मिले 10-20 लोग, 10 या 5 लोग डेली आकर चेक करवा के जाइए। एक बार आपके नोट्स और वर्कबुक चेक हो गए तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो समझ रहे हैं और आपको पाठ समझ में आ गया है। तो आएंगे अवश्य, ये मैं इंतजार में रहूंगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी पाठ के साथ। धन्यवाद।